क्रोमोसोम्स। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है न्यूक्लियस का वो है क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन जो है ये डीएनए का बना है। डीएनए मेन जेनेटिक मटेरियल होता है और ये कोशिका में स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है बल्कि प्रोटीन से मिलकर जटिल संरचना बनाता है जिसको क्रोमेटिन कहते हैं। तो डीएनए और प्रोटीन मिलके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जो क्रोमेटिन कहलाता है। और ये क्रोमेटिन केंद्रक द्रव्य में मिलता है और ये जेली के समान एक पदार्थ है जिसमें डीएनए, आरएनए, हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं। क्रोमेटिन में आरएनए और अम्लीय प्रोटीन की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का रेशो फिक्स होता है, अनुपात इनका निश्चित होता है। और 4th नंबर पे आता है न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। न्यूक्लियोलस जो है वो केंद्रक के मैट्रिक्स में मिलती है और इसका साइज़ छोटा होता है और ये गोल या अंडाकार होती है और ये एसिडोफिलिक अम्ल स्नेही होती है। इसकी खोज की थी फोंटाना ने 1781 में। इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन ये बहुत डेंस या सघन संरचना है, इसलिए ये क्लियर दिखाई देती है। और इसको स्टेन करते हैं पायरोनिन से। पायरोनिन एक स्टेनिंग मटेरियल होता है, अभिरंजक होता है जिससे इसको स्टेन करते हैं। अब आता है इसका साइज़। तो इसके साइज़ का सीधा संबंध इसमें होने वाली सिंथेटिक एक्टिविटीज़ से होता है। अगर केंद्रक में अगर ये ऐसी सेल में है जिसमें सिंथेटिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं तो केंद्रिका का साइज़ बड़ा होता है, और अगर उसमें कम एक्टिविटीज़ हैं तो उसका साइज़ छोटा होता है, और अगर बिल्कुल सिंथेटिक एक्टिविटीज़ नहीं हैं तो उनमें केंद्रिका एब्सेंट भी हो सकती है। और इनके नंबर का भी, इनका जो नंबर है वो वैसे नॉर्मली 1 होता है, और न्यूक्लियोलाई की संख्या का सीधा संबंध क्रोमोसोम की संख्या से होता है। जैसे हैप्लॉइड में तो 1 होता है और जो डिप्लॉइड हैं उनमें 2 जोड़ी न्यूक्लियोलाई मिलती हैं। तो जो हैप्लॉइड हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर वाली एनिमल और प्लांट सेल, उनमें न्यूक्लियोलस की नंबर 1 होता है। और नेक्स्ट आता है इनका केमिकल कंपोजिशन, न्यूक्लियोलस का केमिकल कंपोजिशन। न्यूक्लियोलस में मिलता है जो मेन पदार्थ होता है न्यूक्लियोलस में मिलने वाला, वो है आरएनए। तो मेन तो फॉस्फोप्रोटीन बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, और विभिन्न कोशिकाओं में केंद्रक में पाए जाने वाले कुल आरएनए का करीब 3 से 20% भाग केंद्रिका में पाया जाता है। इसमें अधिक मात्रा में फॉस्फोप्रोटीन पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन इनमें एब्सेंट होते हैं। केंद्रिका में पाए जाने वाला आरएनए का क्षारीय संगठन आरएनए के समान ही होता है। इसमें कुछ एंजाइम भी होते हैं जैसे एसिड फॉस्फेटेज, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज, एनएडी सिंथेटिक एंजाइम, ये सब इसमें मिलते हैं। अब आता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। एक तो ग्रैन्युलर कणिका में भाग होता है, दूसरा फाइब्रिलर जोन रेशेदार भाग, तीसरा एमॉर्फस अक्रिस्टलीय भाग, और चौथा न्यूक्लियोलर एसोसिएटेड क्रोमेटिन केंद्रिक संबंध क्रोमेटिन। तो ये है न्यूक्लियोलस की संरचना और इसका जो फंक्शन है न्यूक्लियोलस का कार्य, वो एक तो आरएनए का संश्लेषण करना है, और राइबोसोम भी यहीं पे ही बनते हैं, हिस्टोन प्रोटीन भी यहीं पे ही संश्लेषण होता है इनका। और ये जो न्यूक्लियोलस है ये न्यूक्लियस की क्रियाशीलता के लिए एनर्जी भी देती है। तो और ये सेल डिवीजन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये 5th आता है एंडोसोम्स। तो ये भी केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं और इनका साइज़ केंद्रिका से भी छोटा होता है। संरचना इनकी बदलती रहती है।
अब आता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का रासायनिक संगठन। तो न्यूक्लियस में मेनली न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं और इसमें कुछ एंजाइम्स और अकार्बनिक लवण या इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी मिलते हैं। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाते हैं। तो इसमें जो मिलने वाले पदार्थ हैं, फर्स्ट वो तो न्यूक्लिक एसिड है जिसमें डीएनए मेन होता है, आरएनए भी इसमें मिलता है। सेकंड है प्रोटीन, तो केंद्रक में अम्लीय और क्षारीय दोनों टाइप के प्रोटीन मिलते हैं। मुख्य क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन और प्रोटामिन्स होते हैं। थर्ड है एंजाइम्स, ये केंद्रक के महत्वपूर्ण घटक हैं। मेन जो एक एंजाइम इसमें मिलता है वो है डाईफॉस्फोपाइरिडिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेटेज। और फोर्थ नंबर पे है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक। ये केंद्रक में बहुत कम सूक्ष्म मात्रा में मिलते हैं, लेकिन ये अवश्य रूप से मिलते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है केंद्रक के कार्य। तो केंद्रक जो है सेल में होने वाली सारी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उनको नियंत्रित करता है। और इस बात को जे हैमरलिंग ने 1934 में प्रमाणित किया था। उन्होंने एसिटाबुलेरिया, जो एक एल्गी है एसिटाबुलेरिया, यूनिसेलुलर एल्गी है, इसकी 2 स्पीशीज़ एसिटाबुलेरिया क्रैन्युलेटा और एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया, इन पर प्रयोग किए थे। और इन प्रयोगों में इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि केंद्रक द्वारा दी गई सूचना कोशिका द्रव्य में बहुत समय तक निहित रहती है। और केंद्रक का इम्पॉर्टेंट यही फंक्शन है, कोशिका के दोनों भाग मिलकर जीवों के लक्षणों को निर्धारित करते हैं। तो ये हुआ केंद्रक के बारे में। थैंक यू।